देखिए, आज बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान कल्चर का पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला। क्या होती है स्थापत्य कला? कि प्राचीन काल में शासकों द्वारा जो भी विरासत बनाई गई, यानी जो भी विरासत बनाई गई, जैसे कि कोई दुर्ग का निर्माण करवाया, किसी महल का निर्माण करवाया, मंदिर का, कुएं, बावड़ी, यानी कि जिस भी विरासत का निर्माण कराया उनके बारे में पढ़ेंगे हम स्थापत्य कला में। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। देखिए, महाराणा कुंभा ऐसे शासक थे जो कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारे, परंतु इसके खुद के पुत्र उदय सिंह ने इसकी हत्या की थी। और वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीर विनोद पुस्तक जिसकी रचना की थी श्यामल दास ने। वीर विनोद पुस्तक की रचना की थी श्यामल दास ने। और वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य का जनक भी माना जाता है। तो हम बात करेंगे स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्गों के बारे में, महलों के बारे में, मंदिर, मस्जिद, कुएं, बावड़ी, छतरी, मतलब जो भी विरासत बनी हुई है जो कि वर्तमान में एक दर्शनीय स्थल के रूप में है, उनकी चर्चा करेंगे हम स्थापत्य कला में। तो देखिए, किसी भी राज्य को परिपूर्ण बताने के लिए कौटिल्य ने अपना साप्तांग सिद्धांत दिया। देखिए, क्या था साप्तांग सिद्धांत? साप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया कि किसी भी राज्य के प्रमुख 7 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग बताया जन या प्रजा। देखिए, अगर किसी भी भूखंड पे प्रजा होगी, लोग निवास करेंगे, तभी एक राज्य का निर्माण होगा। तो पहला अंग बताया प्रजा को। दूसरा अंग बताया राजा, कि प्रजा के लिए कानूनों का निर्माण करना, प्रजा की सहायता के लिए एक राजा की भी आवश्यकता होगी। तीसरा अंग बताया सेना, कि किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए एक सेना की आवश्यकता होगी। चौथा अंग बताया सेनापति। देखिए, सेना के नेतृत्व के लिए एक सेनापति की भी आवश्यकता होगी। देखिए, पांचवा अंग बताया मित्र, जिसमें बताया कि किसी भी राजा के पड़ोसी राज्यों से मित्रता होनी चाहिए। पड़ोसी राज्यों से मित्रता होनी चाहिए ताकि बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आए तो उन मित्रों की सहायता से सहायता ले सके, उन मित्रों से सहायता ले सके। छठा अंग बताया कोष, कि राजा के पास एक भंडार होना चाहिए जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में प्रजा को सहायता प्रदान कर सके। और सातवां अंग बताया दुर्ग, क्योंकि राजा के पास एक दुर्ग भी होना चाहिए, उसके रहने के लिए, आवास के लिए और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होना चाहिए। तो सातवां जो अंग था सप्तांग सिद्धांत का, सातवां अंग बताया दुर्ग को। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बताया दुर्ग को ही बताया। वैसे सामान्य हम देखें तो सेना या कोष के बारे में सोचेंगे, महत्वपूर्ण तो सेना होगी। किसी भी राजा के पास अगर सेना ज्यादा हो तो वही राजा प्रबल होगा, परंतु साप्तांग सिद्धांत में बताया दुर्ग को। और हम देखते हैं कि
जब अकबर जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अकबर के पास सेना थी 50 से 60 हजार। अकबर की सेना थी 50 से 60 हजार और चित्तौड़ में उस समय केवल 8 हजार राजपूत थे। 8 हजार राजपूत थे, फिर भी चित्तौड़ को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। 4 महीनों का वक्त लगा था चित्तौड़ के किलों को जीतने में। इसका कारण क्या था कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था वो एक तो ऊंचाई पे बना हुआ है, साथ में इतनी मजबूती से बनाया गया है कि अकबर की सेना द्वारा भेदा नहीं गया और 4 महीनों में जाकर चित्तौड़ के दुर्ग को जीता। तो कौटिल्य ने अपने साप्तांग सिद्धांत में भी सबसे प्रमुख अंग दुर्ग को बताया। पहला अंग बताया कि प्रजा का होना आवश्यक है। प्रजा के लिए राजा, सेनापति, मित्र, कोष और दुर्ग, ये 7 अंग बताए किसी भी राज्य को परिपूर्ण मानने के लिए। तो देखिए, आज बात करते हैं दुर्गों के बारे में कि दुर्ग क्या है। देखिए, दुर्ग, सबसे पहले बात करें दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में। दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में यानी कि दुर्गों का बंटवारा किस किस आधार पे किया गया, तो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है मनुस्मृति में। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है मनुस्मृति में। इसके बाद कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में बांटा। तो पहला है दानव। पहला दुर्ग बताया दानव, जो कि रेगिस्तान में स्थित होगा। दूसरा बताया पर्वत या गिरी दुर्ग। पर्वत या गिरी दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर स्थित हो। तीसरा बताया ओदक। ओदक वो दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर जल हो। और चौथा बताया वन दुर्ग, यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर घने जंगल हो। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है मनुस्मृति में। उसके बाद कौटिल्य ने 4 भागों में बांटा और विष्णु धर्मसूत्र के आधार पर दुर्गों के 6 भाग बताए गए। यहाँ तक तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ से पूछा नहीं जाता। इंपॉर्टेंट होगा शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग होंगे। तो बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 भाग बताए, यानी कि दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया। दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया शुक्र नीति के अनुसार, जिसमें पहला आता है वन दुर्ग। कौन से दुर्ग? वे दुर्ग जो किसी घने जंगल में स्थित हो, यानी कि दुर्ग के चारों ओर बहुत ज्यादा जंगल हो। दूसरा होगा गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग वे होंगे जो किसी पहाड़ी पर बने होंगे। वन दुर्ग के चारों ओर जंगल होगा, गिरी दुर्ग किसी पहाड़ी पे बने होंगे। तीसरा है एरण्य दुर्ग। एरण्य दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो किसी पहाड़ी पर स्थित हो। एवं उनके चारों ओर वन भी हो। पहाड़ी पर तो होंगे ही, और उनके चारों ओर क्या हो? वन भी हो। तो ऐसे दुर्ग आएंगे एरण्य श्रेणी में। चौथा प्रकार बताया दानव दुर्ग। और दानव दुर्ग वे होंगे जो किसी रेतीले मैदान में बने होंगे, यानी कि उनके चारों तरफ रेतीला मैदान हो। वे कहलाएंगे दानव दुर्ग। पांचवा है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग वे दुर्ग होंगे
जो समतल भूमि में स्थित होंगे। स्थल दुर्ग समतल भूमि में स्थित होंगे। छठा भाग बताया सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वे दुर्ग होंगे जिनमें रक्षा या सुरक्षा के लिए सेना होगी, सेना उपस्थित होगी। सातवां भाग बताया सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग होंगे जिनमें सहायता करने वाले लोग निवास करेंगे। यानी कि सहाय दुर्ग वे दुर्ग होंगे जिनमें कि लोगों की सहायता के लिए लोग निवास करते हैं। आठवां भाग बताया पारिक। पारिक दुर्ग वे दुर्ग होंगे जो समतल में तो स्थित होंगे समतल में, परंतु उनके चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी जाएगी। यानी कोई दुर्ग है समतल भूमि पर बना दिया और उसके चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई खुदवा दी जाए तो वो दुर्ग होंगे पारिक दुर्ग। और अंतिम भाग बताया पारिद। पारिद वे दुर्ग होंगे जिनके चारों ओर दीवार होगी। तो ये दुर्गों के 9 भाग बताए शुक्र नीति के अनुसार। पहले वन दुर्ग जो जिसके चारों ओर जंगल स्थित हो, वन दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। दूसरा बताया गिरि दुर्ग जो कि किसी ऊंची पहाड़ी पर बने हो। तीसरा बताया एरण्य दुर्ग। एरण्य दुर्ग वे दुर्ग होंगे जो किसी पहाड़ी पर स्थित होंगे और चारों ओर वन भी होंगे। दानव ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर रेगिस्तान का रेतीला भाग हो या रेगिस्तान का रेतीला मैदान हो। स्थल दुर्ग जो समतल भूमि पर बने होंगे। सैन्य दुर्ग जिनमें सहायता के लिए सेना उपस्थित होगी। सहाय दुर्ग इनमें लोगों की सहायता करने के लिए सेना उपस्थित होगी। पारिक दुर्ग में समतल पे होगा दुर्ग परंतु चारों ओर गहरी और चौड़ी खाई खुदवा दी जाएगी। और पारिक दुर्गों की चारों ओर की दीवार बहुत ही मजबूत होगी, यानी कि दुर्ग के चारों ओर दीवार होगी जो कि दुर्ग की सुरक्षा का कार्य करती है। तो इस शुक्र नीति के अनुसार 9 भाग बताए दुर्गों के। देखिए ये तो हो गए दुर्गों के भाग। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से टॉपिक क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है, वो है विश्व की धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की विरासत कि कौन कौन सी विरासत हैं जिनको विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए बात करते हैं कि विश्व की धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की विरासत कि कौन कौन सी विरासत हैं जिनको विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, सिंपल सी ट्रिक है। केला मंतर कान बेलिया बेचे चीकू गाजर आम। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से जो भी विरासत है राजस्थान की जो कि विश्व की धरोहर सूची या यूनेस्को में शामिल है उनके बारे में पता लग जाएगा। पहला है केला। केला से होगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और यह राजस्थान की पहली विरासत है जिसको सर्वप्रथम विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसको शामिल किया गया था 1986 में। 1986 में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, इसको शामिल किया गया 1986 में। दूसरा मंतर से होगा जंतर मंतर, ये जयपुर में स्थित है और इसको शामिल किया गया था 2010 में। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। बेलिया नृत्य और कान बेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया 2010 में यूनेस्को में।
और कानबेलिया नृत्य को विश्व की धरोहर सूची में पहुंचाने का श्रेय जाता है गुलाबों को, क्योंकि कानबेलिया नृत्य की बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी गुलाबों, इसलिए कानबेलिया नृत्य को विश्व की धरोहर सूची में जोड़ने का श्रेय गुलाबों को जाता है। बीचे साइलेंट रहेगा यहाँ पे। चीकू में देखो, ची से बनेगा चित्तौड़गढ़, कू से होगा कुंभलगढ़, गा से होगा गागरोन, जैसे होगा जैसलमेर, रैसे होगा रणथंभौर और आम से होगा आम। राजस्थान के ये 6 किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। इन 6 जिलों को 21 जून 2013 में विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा लेटेस्ट जो प्रश्न है वो है कि दिसंबर 2018 में जयपुर के परकोटे को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसके कारण जयपुर को दीवारों का शहर भी कहा जाता है। तो 6 किले चीकू, गाजराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इनको किया गया था 21 जून 2013 में, और दिसंबर 2018 में किया गया जयपुर के परकोटे को, जिस दीवारों का शहर भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल से हम एक एक दुर्ग के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली हर सूचना का आपको पता लगे।